एक इंसान 30 सेकंड में क्या ही कर लेगा, पर बस इतना ही वक्त लगा 241 लोगों को अपनी जान गंवाने में। फ्लाइट AI-171 एक ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट फुल्ली फ्यूल्ड और तैयार था अहमदाबाद से लंदन गैटविक के सफर के लिए, जहां ऑन बोर्ड थे 230 पैसेंजर्स, 10 केबिन क्रू और 2 पायलट्स। अब मे डे एक इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल है, और जब भी ये कॉल दिया जाता है इसे हाई प्रायोरिटी बनाकर सारे इमरजेंसी अरेंजमेंट्स तुरंत करने पड़ते हैं। ठीक 1:39 PM को मे डे कॉल आया। जो वीडियो प्रूफ्स और फुटेजेस आई हैं उसके अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट में शायद लिफ्ट इश्यूज थे या फिर विंग्स के फ्लैप्स में कोई इशू था। कुछ एक्सपर्ट्स तो शायद बर्ड स्ट्राइक की वजह से इंजन फेलियर की भी बात कर रहे हैं। अब ये एग्जैक्ट रीजन तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, पर ये श्योर है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट लिफ्ट नहीं कर पा रहा था और डिसेंट करना शुरू कर दिया। अगले ही पल ये प्लेन एयरपोर्ट के जस्ट बाहर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और कैंटीन के ऊपर क्रैश हो गया। प्लेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, पैसेंजर्स बुरी तरह से जल चुके थे और साथ ही हॉस्टल में खाना खा रहे बच्चे प्लेन और बिल्डिंग के नीचे आकर दब गए थे। तुरंत ही अहमदाबाद एयरपोर्ट ने सारी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी। लोकल हॉस्पिटल्स में बॉडीज को लाया गया, फायर फाइटर्स ने आग बुझाना शुरू कर दिया और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने कंफर्म किया कि टेक ऑफ के वक्त एक्सीडेंट हुआ है और तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन टीम को रवाना कर दिया गया। धीरे धीरे बात फैलने लगी और हर जगह वीडियो सर्कुलेट होने लगे और फिर एयर इंडिया का पहला स्टेटमेंट आया। AI-171 ऑपरेटिंग अहमदाबाद लंदन गैटविक was involved in an incident today, 12 June 2025. We are ascertaining the details and will share further updates at the earliest. पैसेंजर्स की लिस्ट आनी शुरू हो गई। ये कंफर्म हुआ कि गुजरात के एक्स CM विजय रूपानी भी इस फ्लाइट में थे। विमान हादसे में रूपानी का भी निधन हो गया। इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद किसी की भी बचने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी और सारे 242 लोगों को मृतक घोषित करने ही वाले थे कि तभी एक सर्वाइवर की खबर आई। The sole survivor of the Air India plane crash said he walked out of a broken emergency exit. सीट नंबर 11A पर बैठे विश्वास कुमार रमेश मौत को छू कर वापस आए थे। रमेश ने पूरे इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हुए ये कहा, Did anybody help you or you after that you came out on your own? How did you jump from the aircraft? I'm not jumping. Okay. I just walk out, innit? Then ambulance coming in. You did walk out on the building or? No, in floor. On the floor. Yes. Inside the aeroplane. Only there. Yeah. And you managed to get into the ambulance there? पर विश्वास कुमार के अलावा और कोई भी जिंदा नहीं बच सका और पूरे इंटरनेट पर खोए हुए परिवारों को याद किया जाने लगा। एक ब्रिटिश कपल जो अपनी वेकेशन खत्म करके घर वापस जा रहा था, एक डॉक्टर कपल और उनके 3 बच्चे लंदन जाकर अपनी नई लाइफ शुरू करने वाले थे और इस देश का भविष्य BJ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे डॉक्टर्स के माँ बाप। टाटा ग्रुप ने X के थ्रू हर एक इंसान जिसने इस एक्सीडेंट में अपनी लाइफ गंवाई थी उसे 1 करोड़ देने का वादा किया। लेकिन वो सब अपनी जगह है, पर ये हुआ क्या? इस पूरे हादसे में मैं 2 कंपनीज के एंगल्स को डिटेल में एनालाइज करूंगा। पहली वो कंपनी जिसने इस प्लेन को बनाया यानी बोइंग, और दूसरी वो एयरलाइन जिसने इसे यूज किया और मेंटेन किया यानी एयर इंडिया। तो बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है जो काफी सालों से प्लेन्स बना रही है। ये सिर्फ कमर्शियल प्लेन्स नहीं, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और मिसाइल्स भी बनाती है। इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है 100 साल से ज्यादा से ये प्लेन बना रही है तो इसका मतलब अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। ये कंपनी इनिशियली अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस कंपनी का कल्चर चेंज हुआ एक मर्जर के बाद। मैकडॉनल्ड डगलस बोल के एक कंपनी थी और ये कंपनी जानी जाती थी अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए, और इस मर्जर के बाद बोइंग कंपनी के 2 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स सामने आए। पहला कॉस्ट कटिंग और दूसरा अपने शेयर प्राइस को बढ़ाना। ये मैं नहीं, खुद उनकी कंपनी का कहना है। इस कंपनी के हाल में ज्यादातर पैसे शेयर बाईबैक में जाते हैं। अब आते हैं हमारे इंसिडेंट के प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पर। यह प्लेन सबसे पहले 2004 में कंसीव किया गया और इसके ऑर्डर्स भी लिए गए, लेकिन इस प्लेन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट ड्रास्टिकली घटाया गया कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में। एक और चीज जो बोइंग ने कॉस्ट बचाने के लिए की थी वो थी इस प्लेन को पूरी तरह से खुद की फैक्ट्री में नहीं बना के इसके पार्ट्स अलग अलग सप्लायर्स से बनवाए गए, और नतीजा ये हुआ कि इन पार्ट्स की क्वालिटी में
काफी इश्यूज थे, और ये भी मेरा नहीं, खुद बोइंग का कहना है। Wrinkles were found in the composite skins from one supplier. Fasteners were incorrectly secured on sections of the tail. There were gaps between units that were supposed to fit tightly together, and some sections arrived at the assembly facility unfinished. अब फास्ट फॉरवर्ड हम आ जाते हैं 2007 में। फाइनली बोइंग का ये फ्लैगशिप प्लेन 787 ड्रीमलाइनर रेडी हो गया था। बोइंग ने बहुत ग्रैंड पार्टी रखी जहां ये प्लेन लॉन्च किया। सब लोग इस शानदार एयरक्राफ्ट को देखते रह गए थे। लेकिन कुछ लोगों ने जब थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला ये तो सब झूठ था। वो एयरक्राफ्ट अंदर से खोखला और प्लाईवुड से बना हुआ था, यानी प्लेन अभी भी रेडी नहीं हुआ था। बोइंग का शेयर प्राइस और गिरने लगा, और बोइंग एज अ कंपनी अपनी शेयर प्राइस गिरते हुए नहीं देख सकती है, तो इसके प्रोडक्शन को एक्सपीडिएट कर दिया गया। उसके बावजूद इस रिवील के बाद ड्रीमलाइनर को 3 और साल लग गए अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरने में। अब सोचो, जिस प्लेन की शुरुआत ही इतनी शानदार थी, तो आगे क्या क्या होगा। Breaking news, the United States Federal Aviation Within 50 of the new Boeing 787 Dreamliners have now been grounded. इस एयरक्राफ्ट ने अपनी फर्स्ट ऑफिशियल कमर्शियल फ्लाइट 2011 में ली, और सबसे पहली प्रॉब्लम आई जापानीज एयरलाइन में, जब एक ड्रीमलाइनर जो जस्ट बॉस्टन में लैंड हुआ ही था उसमें आग लग observed गई। a heavy smoke condition and we found a fire condition in the avionics compartment. और उसके ठीक 9 दिन बाद एक और सिमिलर एयरक्राफ्ट जिसने जापान से टेक ऑफ किया ही था, उसमें भी आग लग गई और इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ गए। इसका रीजन बताया गया लिथियम आयन बैटरीज का ओवरहीटिंग। The smoke was traced to a meltdown in the Dreamliner's lithium-ion batteries. लकीली कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, पर इस नए एयरक्राफ्ट की सेफ्टी एक मेजर कंसर्न बन गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी अमेरिका की FAA ने तुरंत पूरी दुनिया में जितने भी ड्रीमलाइनर्स हैं सबको ग्राउंड कर दिया। All 50 of the new Boeing 787 Dreamliners have now been grounded. और सारी डिलीवरीज को भी हॉल्ट कर दिया। अप्रैल 2013 में बोइंग ने कहा कि उसने सारे बैटरी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दिया है, और फिर जाके FAA ने ड्रीमलाइनर्स को चेक करके फाइनल अप्रूवल दिया। पर अभी तो बहुत कुछ सामने आना बाकी था। अल जजीरा ने एक कोवर्ट ऑपरेशन किया जहां उन्होंने ड्रीमलाइनर प्लांट के वर्कर्स को कुछ सवाल पूछे। Would you fly in one? You won't fly in one. Would you fly one of these planes? जो लोग इस प्लेन को बना रहे थे वो खुद इस प्लेन में बैठने से डर रहे थे। प्लेन पे कई एलिगेशंस लगे कि उन्होंने सेफ्टी से ज्यादा स्पीड को इंपॉर्टेंस दी है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोइंग की फैक्ट्री को डेंजरस बताया और ये भी कहा कि इन प्लांट्स में अननेसेसरी रिस्क लिए जा रहे हैं। What words would you use to describe that factory at that point? Dangerous, unnecessary, taking unnecessary risk. He says he urged the Boeing manager to shut down the factory for a few weeks to straighten things out. अब ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट कटिंग तो कर ही रहे थे, उसी बीच बोइंग ने एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गलती करने की तैयारी कर ली थी। बोइंग एविएशन इंडस्ट्री का बहुत पुराना खिलाड़ी है और इसका एक राइवल है फ्रेंच कंपनी एयरबस। और एयरबस ने इस इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया अपने नए एयरबस A320 नियो से, जो एक काफी फ्यूल एफिशिएंट प्लेन था। अब जल्द से जल्द एयरबस की फ्यूल कैपेसिटी को बीट करने के लिए एक राइवल प्रोडक्ट मार्केट में लाने के चक्कर में बोइंग ने 737 मैक्स अनाउंस कर दिया। पर प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि बोइंग ने ऐसा कोई प्लेन अभी तक डिजाइन ही नहीं किया था। बोइंग ने अपने पुराने 737 पर एक पावरफुल इंजन लगा दिया, पर अब इससे एयरक्राफ्ट का वेट बढ़ गया और कहीं इस बढ़े हुए वेट की वजह से प्लेन टिल्ट ना हो जाए, उसे बैलेंस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये कि इस सॉफ्टवेयर की जानकारी पायलट्स को दी ही नहीं। इस सॉफ्टवेयर का नाम था MCAS, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, जो एयरक्राफ्ट का नोज खुद नीचे कर देता था अगर उसे लगे कि एयरक्राफ्ट बहुत स्टीपली ऊपर जा रहा है। अब MCAS सिर्फ एक सेंसर पर काम करता था और अगर ये सेंसर रॉन्ग डेटा देता तो MCAS तुरंत एक्टिवेट हो जाता। पायलट्स को नए एयरक्राफ्ट के लिए प्रैक्टिस ना करना पड़े और सिमुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो,
इसीलिए MCAS के बारे में उन्हें बताया ही नहीं। बोइंग ने कहा कि MCAS इज सिमिलर टू द ओल्डर सिस्टम्स। पायलट्स ने iPad पे नए एयरक्राफ्ट की सिमुलेशन ट्राई की और नतीजा लायन एयर फ्लाइट 610 अक्टूबर 29, 2018 सीधा जावा सी में क्रैश कर गई, किलिंग ऑल 189 ऑन बोर्ड। इथियोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 मार्च 10, 2019 टेक ऑफ के जस्ट बाद क्रैश हो गई, किलिंग ऑल 157। दोनों का मेजर प्रॉब्लम था सेंसर की दी हुई गलत जानकारी, जिसकी वजह से MCAS एक्टिवेट हो गया। जब बोइंग से इस सारे मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, We try not to overload the crews with information that's unnecessary. I would think that there would be a priority on putting things, explanations of things that could kill you. बोइंग जानता था कि MCAS कितना डेंजरस हो सकता है। बोइंग के खुद के पायलट्स टेस्ट रन में MCAS को कंट्रोल नहीं कर पाए थे और इन सब में सबसे बड़ा खुलासा हुआ 2019 में न्यूयॉर्क टाइम के साथ मिलकर जॉन बर्नेट, जो बोइंग के क्वालिटी मैनेजर थे, उन्होंने एक विसल ब्लोअर कंप्लेन फाइल की। अब विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कंपनी की इलीगल और इमोरल या अनएथिकल प्रैक्टिसेस को दुनिया के सामने लाकर रख देना, और ये जनरली उस कंपनी के एम्प्लॉयज ही करते हैं। अब जॉन बर्नेट ने बोइंग की इनकॉम्पिटेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए। जॉन ने आरोप लगाया कि प्लेन के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की वायरिंग के अंदर मेटल के पीसेस रह जा रहे हैं, साथ ही कई जगहों पर फाइनल फिनिशिंग और बोल्टिंग के वक्त ठीक से काम नहीं हो रहा है। जॉन ने यह भी कहा कि डैमेज्ड और सब स्टैंडर्ड पार्ट्स को लगाया जा रहा है। एक इंस्टेंस में जॉन ने बताया कि एक सीनियर मैनेजर ने एक डेंटेड हाइड्रोलिक ट्यूब जो स्क्रैप बिन में था उसे इंस्टॉल करवा दिया। इन एलिगेशंस की वजह से FAA ने सारे ड्रीमलाइनर 787 को चेक किया और बातें सही निकली। बर्नेट ने बोइंग पर केस कर दिया। मार्च 2024 जॉन उस प्लांट की साइट के पास ही अपने केस पर काम कर रहे थे जब उनकी एक गन शॉट वुंड से डेथ हो गई, जिसे आगे जाकर सुसाइड बताया गया। बोइंग मे नॉट हैव पुल्ड द ट्रिगर। बर्नेट की फैमिली ने रॉन्गफुल डेथ लॉ सूट जो उन्होंने फाइल की थी उसमें कहा, बट बोइंग्स कंडक्ट वाज द क्लियर कॉज। अब जॉन वाला केस चल ही रहा था कि बोइंग के लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई। 787 के एक और इंजीनियर सैम सेल्फोर ने एक और विसल ब्लोअर कंप्लेन फाइल कर दी। I have analyzed Boeing's own data to conclude that the company is taking manufacturing shortcuts on the 787 program that may significantly reduce the airplane safety and the life cycle. Since 2013, there have been serious issues on the 787 program, not properly closing thousands of gaps in its assembly of the fuselage on major joints. जॉन वाली बातों के साथ साथ सैम ने कई हैरान कर देने वाली बातें बताई। ड्रीमलाइनर के फ्यूजलेज के कई सेक्शंस ठीक से कनेक्टेड ही नहीं थे और अपने कैपिटल हिल वाले बयान में उन्होंने कहा, आई लिटरली सॉ पीपल जंपिंग ऑन द पीसेस ऑफ द एयरप्लेन टू गेट देम टू अलाइन। सैम ने कहा कि वक्त के साथ ये प्रॉब्लम्स और बड़ी हो सकती है और फ्यूचर में कुछ कैटास्ट्रोफिक भी हो सकता है। अब जैसा कि हमने देखा कि बोइंग के साथ कुछ ना कुछ सेफ्टी इश्यूज आ रहे थे और विसल ब्लोअर्स के दिए गए प्रूफ के हिसाब से ये सेफ्टी को लगातार इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब समझते हैं हमारे दूसरे किरदार एयर इंडिया को, उसकी ड्रीमलाइनर्स की फ्लीट और मेंटेनेंस को। ये ड्रीमलाइनर्स एयर इंडिया के पास पहुंचे 2012 में और तब भी इनमें कई फॉल्ट्स और प्रॉब्लम्स थे। अपने इंडिया के लॉन्च के 14 महीनों के अंदर ही ड्रीमलाइनर्स की फ्लीट ने 136 माइनर ग्लिचेस फेस किए थे और बाद में पूरी फ्लीट को ग्राउंड करना पड़ गया था और एयर इंडिया को हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा का खर्चा पायलट्स और इन रूट्स पर नई फ्लाइट्स लगवाने के लिए देना पड़ रहा था। इस सवाल को राज्यसभा में भी उठाया गया और जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन KC वेणुगोपाल ने बताया था कि बोइंग ने एक 10 डे का मेंटेनेंस पैकेज रन किया है और सारे अपग्रेड्स और मेंटेनेंस कंप्लीट किए हैं। 2015 से 2024 के बीच एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट के साथ 32 इंसिडेंट्स हुए, जहां पर इंजन शटडाउन हो जाना, फ्लाइट कंट्रोल्स का मैल फंक्शनिंग, विंड शील्ड का टूटना, केबिन के अंदर स्मोक भर जाना, यहां तक कि सडन हाइट ड्रॉप्स जैसी सीरियस प्रॉब्लम भी आई थी। यहां तक कि बोइंग ने एयर इंडिया को सामने से एडवाइस भी किया था ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट को थंडरस्टॉर्म्स में फ्लाई ना करे क्योंकि उनके इंजन में आइसिंग यानी बर्फ जमने के चांसेस हैं। इसीलिए दिल्ली से टोक्यो वाले रूट पर इस प्लेन को हटा दिया गया था। दिल्ली से कोलकाता वाले ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट की मिड फ्लाइट विंड शील्ड टूट गई थी और पायलट को प्लेन वापस दिल्ली लैंड करना पड़ा। इन ड्रीमलाइनर्स में कई मेजर फ्लॉज और प्रॉब्लम्स थे और इन प्रॉब्लम से कई सारे इंजरीज भी हुए हैं, पर कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई थी तब तक। जो फ्लाइट AI-171 का क्रैश हुआ है उसको लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं। शरद रावल, जो इस अहमदाबाद से लंदन रूट के फ्रीक्वेंट फ्लायर है, उन्होंने क्रैश के बाद एक इंसिडेंट शेयर किया।
1 मई 2025 को वो इसी फ्लाइट पर थे। एक तो उनकी फ्लाइट पहले से ही डिलेड थी। जब उन्होंने बोर्ड किया तो केबिन लाइट्स 3 बार बंद होकर चालू हुई। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उन्हें वहीं बैठा कर रखा गया और एंड में फ्लाइट नेक्स्ट डे के लिए रीशेड्यूल कर दी गई। ऐसा एक सिमिलर इंसिडेंट 13 दिसंबर 2024 को भी हुआ और तब टेक्निकल रीजन की वजह से फ्लाइट 5 घंटे डिले कर दी गई। एक इंसिडेंट क्रैश के 2 घंटे पहले का भी सामने आया है। आकाश वत्सा, एक एक्स यूजर ने क्लेम किया कि वो 2 घंटे पहले सेम फ्लाइट में बैठ के अहमदाबाद आए थे और उन्होंने एक्स पे फ्लाइट की कंडीशन की फोटोज अपलोड की। क्या इन सब को इग्नोर किया जाना चाहिए? AI-171 2014 में डिलीवर किया गया था। न जाने किसने कहा कौन सी बात को नजरअंदाज कर दिया और आज हमने 250 से ज्यादा लोग खो दिए। एयर इंडिया इतने सालों से गवर्नमेंट के अंडर थी। इस दौरान प्लेन्स की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा खराब थी। एयर इंडिया की रेपुटेशन एक खराब एयरलाइन की बन चुकी थी। बिना ज्यादा एज हुए हुए भी ये एयरक्राफ्ट्स पुराने लग रहे थे क्योंकि इन्हें मेंटेन ही नहीं किया गया था। साथ ही जब से 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को ओवरटेक किया तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी टाटा ग्रुप की हो गई। लेकिन देखकर लग रहा है टाटा ग्रुप पुरानी एयर इंडिया के फ्लाइट्स को हूबहू रन कर दे रही है बिना उनकी प्रॉब्लम्स को फिक्स किए। अब एग्जैक्टली AI-171 के साथ क्या हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। DGCA ने एयर इंडिया के जितने भी ड्रीमलाइनर्स है उनकी इंस्पेक्शन करवाने का ऑर्डर दे दिया है और साथ ही AI-171 का ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है जो फ्लाइट का स्टेटस और कॉकपिट की रिकॉर्डिंग्स सामने लाकर रख देगा। जब भी कोई इंसान एयर ट्रैवल करता है तो वो इन कंपनीज पर भरोसा करता है। उसका भरोसा, उसके सपनों का भरोसा, उसके परिवार का भरोसा। छोटी सी गलती ये सब खत्म कर सकती है और हम सबको इन कंपनीज को जिम्मेदार ठहराना होगा। एक और अहमदाबाद जैसा कांड हो उसके पहले इनकी आंखें खोलनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।